हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। कल हम बात कर रहे थे नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी में हमें क्या है, एन फैक्टर को ज्ञात कर रहे थे। तो एन फैक्टर को हम आज आगे बढ़ाते हैं कि एन फैक्टर हम एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे। ये बातें मैं कर चुका था। आज मैं बताऊंगा आपको सॉल्ट का, कि सॉल्ट का हम कैसे ज्ञात करते हैं एन फैक्टर। तो सॉल्ट में क्या करते हैं कि सॉल्ट में जितना भी अगर उस पे सॉल्ट पे चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे सॉल्ट के लिए मैं बात करूं, जैसे NaCl है, NaCl होता है तो Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है भैया। तो जो इसका चार्ज है, चार्ज +1 और -1, तो ये क्या इक्वल चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 1। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल दूसरा नंबर का जैसे मैं बात करूं, तो देखो CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई सॉल्ट है। तो उसके लिए देखेंगे आप, तो देखो Ca+2 प्लस OH माइनस 1 होता है, तो 2OH लेंगे। तो पहले तो आप सॉल्ट में क्या करेंगे कि उसको संतुलित करेंगे। सॉल्ट को संतुलित करके उसका चार्ज निकाल लेंगे। तो इस पे देखो +2, इस पे -1 आता है, तो 2 लेंगे तो -2 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। एन फैक्टर इसका हो जाएगा 2 भैया। ऐसे में एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात करूं, तो उसके भी लिए 3 हो जाएगा, क्योंकि आप पहले चार्ज को संतुलित करोगे। चार्ज संतुलित करने के बाद में आप उसका एन फैक्टर ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे रखा हो तो हम कैसे बात करेंगे। तो देखो, एक होता है ऑक्सीडेंट, एक होता है रिडक्टेंट। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो तो होगा भैया अपचायक, अर्थात रिडक्टेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेंट, अर्थात ऑक्सीकारक। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीकारक, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, एक सेल रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने। सेल रिएक्शन जो वेल नोन रिएक्शन है, एक वेल नोन रिएक्शन है। जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन तो जिंक है, जिंक वाला, जिंक इन कन्वर्ट Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा इसमें होता है कॉपर, कॉपर +2 इन कन्वर्ट +2 इलेक्ट्रॉन इन कन्वर्ट Cu सॉलिड। ये जिंक सॉलिड, जिंक +2 में चेंज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है भैया, तो ये हो गया रिडक्टेंट। और ये इसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो ये हो गया ऑक्सीडेंट। तो इसके लिए हम एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। तो एन फैक्टर के लिए देखो आप कि इसके ये कितने इलेक्ट्रॉन थे आगे, इसने 2, 0 से 2 में गया है ये। तो 0 के लिए मैं बताऊं आपको, देखो 0 1 2 3 4 एंड सोन। इसके बाद इधर बात करूं मैं, तो -1 -2 -3 -4, ये होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे जिंक है तो ये 0 से 2 में गया है, तो +1 में आया होगा और +2 में आया होगा। तो देखो यहां से चलो 1 और 2, तो इसकी एन फैक्टर कितना हो गया भैया, इसका हो गया 2। कॉपर की मैं बात करूं, तो कॉपर में देखो +2 से पहले +2, फिर +1 में आया है, फिर 0 में आया है। तो 0 में आने के लिए इसने 2, तो इसकी भी एन फैक्टर कितना हो गया भैया, 2 हो गया। इसका भी एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं बात करूं इसके लिए, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, MnO4- का एन फैक्टर ज्ञात करना है आपको। MnO4-, MnO4 की बात करूं मैं, देखो MnO4- चेंज हो रहा है भैया Mn+2 में। तो इसके लिए मैं एन फैक्टर ज्ञात करना है हमें। तो एन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। पहले तो आप x मान लेंगे Mn की, प्लस ऑक्सीजन का आपको याद रहना चाहिए, इसका होता है एक ऑक्सीजन का होता है -2, और ऑक्सीजन कितने भैया 4, इक्वल टू -1। तो देखो x प्लस, अब माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 8 - 1, x बराबर +7। ये +7 है, और Mn +2 में चेंज हो रहा है भैया, +2 से।
तो +7 से +2 में आने के लिए इनका जो अंतर है वो कितना है, +5 का है भैया। तो इसका n फैक्टर होगा, n फैक्टर हो जाएगा 5। ये मैं बात कर चुका हूं आपके सामने n फैक्टर की। n फैक्टर आपके अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आज फिर बात करूंगा नेक्स्ट मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होती है, 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसे बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, सॉलिड के लिए निकालते हैं हम, तो इसके लिए सॉलिड के लिए निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये ग्राम में भैया। तो इसको मैं डिनोट करूं स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ये आपको याद रहना चाहिए भैया मोलैलिटी। एक केजी विलायक में विलय के मोलों को, जो विलय के मोल प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं भैया मोललता, मोलैलिटी। अब मैं आगे बात करूंगा आपके सामने फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी क्या होती है भैया, कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें विलय का कितना सूत्रभार, सूत्रभार बोलते हैं फॉर्मूला वेट, कितना सूत्रभार उसका प्रेजेंट है उसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी याद करते हैं हम, जैसे कोई डाइमर के रूप में पाया जाता है, कोई ट्राइमर के रूप में पाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड है भैया, एसिटिक एसिड क्या है, डाइमर के रूप में पाया जाता है, तो हम उसका यूज करते हैं फॉर्मेलिटी में। तो फॉर्मेलिटी के लिए आप लिखेंगे, इसको डिनोट करते हैं F से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला, फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन बी लीटर। इसको ml चेंज करूंगा मैं, तो ml के लिए यहाँ आप 1000 से गुणा कर दोगे, ये ध्यान रखोगे। इसमें फॉर्मूला वेट यूज करते हैं भैया फॉर्मेलिटी में, ये आप याद रखोगे। अब मैं बात करता हूं आगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है भैया, मोल होते हैं, पहले तो मोल समझो, मोल होते हैं ग्राम बटे अणुभार। ये एक यूनिट है, ये किसी को नापने की यूनिट है केमिस्ट्री में, उसको मोल्स में ज्ञात करते हैं। जैसे तो मोल्स के लिए कैसे होता है, देखो n बराबर क्या होता है W अपॉन m, अर्थात ग्राम बटे अणुभार। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये आप याद कर लोगे। अब n निकालेंगे। अब तो देखो मोल तो भैया सॉल्वेंट के भी होते हैं और सॉल्यूट के भी होते हैं। तो मोल जैसे निकालेंगे हम सॉल्यूट के, तो n निकालेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है भैया, सॉल्यूट के लिए भी ये आ जाएगा स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू। अगर मैं मोल निकाल रहा हूं भैया सॉल्वेंट के, n सॉल्वेंट, इसके लिए भी W अपॉन एम डब्ल्यू। अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे x से निकालना है भैया मेरे को, x से मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूट को, सॉल्यूट का निकालेंगे तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल में भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के आ जाएंगे प्लस n सॉल्वेंट। अगर मैं x भी निकाल रहा हूँ, x भी में n सॉल्वेंट के अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, और जो इन दोनों का मान होगा वो 1 के बराबर होगा। मैं इनको दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो XA प्लस XB इक्वल टू 1। x और XB का मान आप रख दो यहाँ से, तो आपको आ जाएगा XA प्लस XB बराबर हो जाएगा 1। अगर मुझे XB निकालना है तो इसको भर दो 1 माइनस XA। अगर मुझे XA निकालना है तो 1 माइनस XB। ये आप याद रखोगे, ये है मोल फ्रैक्शन। क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन।
इसको हमें याद रखना है, सॉल्यूशन में इसका बहुत ही यूज है। अब मैं इसके बाद ये जो कंसंट्रेशन की टर्म है ये तो होती है कंप्लीट, इसमें एक और रह जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में कितना घोल सकते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम यूज करते हैं ग्राम पर लीटर में। तो एक हेडिंग और डालेंगे आप, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है कि ब्लैक को कितना घोल सकते हैं हम, ब्लैक में सॉल्यूशन में ब्लैक को कितना घोल सकते हैं, वो होती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, किसी भी व्यक्ति की शक्ति को कैसे ज्ञात करते हैं कि उसमें कितना वजन है, वो कितने वजन को उठा सकता है, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैन। स्ट्रेंथ ऑफ वोमेन, महिला कितना लड़ सकती है, काम कर सकती है, वो उसकी होती है वोमेन की स्ट्रेंथ। ऐसे ही भैया सॉल्यूशन की भी स्ट्रेंथ होती है। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी, देखो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखो अमाउंट और वेट दोनों बराबर है भैया, केमिस्ट्री में अमाउंट और वेट दोनों बराबर हैं। इनका कहीं भी आप अमाउंट लिखो या लिखो वेट, दोनों बराबर चीजें। मॉलिक्यूलर वेट लिखो या मोलर मास लिखो, वो भी समान ही है, दोनों बातें एक ही हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को लेंगे ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेंगे लीटर में, तो ग्राम पर लीटर इसकी हो गई यूनिट, ग्राम लीटर इनवर्स या ग्राम पर लीटर इसकी हो गई यूनिट। अब मैं आगे बात करूंगा भैया वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर का मतलब समझेंगे आप, वेपर द्वारा डाला गया ही प्रेशर होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन होती है भैया, एक तो होना चाहिए क्लोज कंटेनर, बंद पात्र होना चाहिए। टेम्परेचर देते हैं बंद पात्र में हम, कोई भी सॉल्यूशन को हम अगर हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जो पात्र, जो बंद पात्र है उसके ऊपर कोई भी ढक्कन लगा हुआ है। जैसे आप कभी भी गैस पे पानी गर्म करो तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो जैसे वाटर भरा हुआ है, कोई भी सॉल्यूशन है ये, आप इसको कर दो बंद, ऊपर से कुकर प्रेशर, कुकर होता है जो सब्जी वब्जी बनाते हैं, वो क्या है इसका बहुत बेस्ट ही उदाहरण है। यहाँ लगा दो आग, नीचे आग लगा दो भैया, ये होता है बर्नर, ये होता है कंटेनर और ये होता है सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर देंगे, एक टेम्परेचर के बाद में ये क्या है इसकी बनेगी वाष्प, वाष्प बनेगी इसकी, वाष्प बनने के बाद में ये यहाँ दाब डालेगी और फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा होगा, दोनों इक्विलिब्रियम होंगे कि पानी की तो वाष्प बनेगी और फिर इसके बाद संघनन होगा, इसमें कंडेंसेशन होगा, उसके बाद बूंदें फिर पानी में गिरेंगी, तो ये क्या चलती रहेगी प्रक्रिया। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता है ये। वेपर प्रेशर में क्या होगा कि कोई भी बंद पात्र, किसी भी बंद पात्र में किसी द्रव के द्वारा सतह पर डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ये परिभाषा इसकी, आप ऐसे डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर के बाद आती है भैया कि वेपर प्रेशर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसके लिए मैं दो यूज बताता हूँ आपको। जो यूज होता है, एक होता है इसमें राउल्ट्स लॉ और दूसरा होता है इसमें हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है वो समझेंगे आप पहले, और उसका हेनरी रूप का जो मॉडिफिकेशन है वो है राउल्ट्स लॉ, तो आप राउल्ट्स लॉ को भी समझ लेंगे। तो हेनरी लॉ क्या होता है, हेडिंग डालेंगे हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ का यूज कहाँ करते हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या है, CO2 को उच्च दाब पर उसमें बोतलों में भरा जाता है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में, ताकि आप कभी देखें ठंडी बोतलों को जब खोलते हैं तो वो क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर की साइड निकल जाती है। उसका कारण है उसमें से CO2 को जो उच्च दाब पे भरा गया है वो उससे बाहर निकल जाती है। कभी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं वहां भी वायु दाब कम हो जाता है, जिससे कि हमें एनोरेक्सिया जैसी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। अब आप हेनरी लॉ को समझेंगे। हेनरी लॉ क्या होता है भैया, HENRY, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ कहता है भैया किसी भी जो कोई भी कंपोनेंट है उसका जो दाब है, किसी भी सॉल्यूशन में का दाब है
जैसे P द प्रेशर है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। P समानुपाती X, X का मतलब है कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट ले रहे हैं ना सॉल्यूशन में, कंपोनेंट उसके समानुपाती होता है जो प्रेशर होता है, उसकी द्रव की जो सतह पर जो दाब डलता है ना, वो जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट, अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं तो उसके समानुपाती होता है। तो P बराबर KH, ये होता है P बराबर KH। जो KH है वो है हेनरी कांस्टेंट, ये है हेनरी कांस्टेंट होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, हेनरीज लॉ KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू बढ़ते ही क्या होगा कि जो द्रव हैं उनमें जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो हो जाएगी डिक्रीज। टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो हो जाएगी कम भैया, ये आप याद रखोगे ऑलवेज। तो हेनरी लॉ को मैं आपको बता चुका हूँ। हेनरी लॉ क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, कोई भी कंपोनेंट है वो उसकी जो विलेयता है, जो उसमें घुल रहा है उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब जो एक्स गैस है, जो कोई भी गैस है ना, गैस मोल फ्रैक्शन, एक्स गैस बराबर क्या होता है भैया, मोल अपॉन टोटल मोल। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये सॉल्यूट के भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं, ये चीज हम याद करेंगे। और जो KH की यूनिट है ना, KH की यूनिट वो जो दाब की प्रेशर की यूनिट होती है ना, वही होगी। जैसे ATM में होती है mm ऑफ Hg, बार आदि में इसकी यूनिट हो सकती है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं भैया जो राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये देखो हेनरी का जो लॉ है इसके क्या है जो उपयोग है वो पूछे जाते हैं। जैसे CO2 भरते हैं ना बोतलों में, उसका यूज पूछ लिया जाता है कि हेनरी लॉ के उपयोग क्या है। तो आप कोल्ड ड्रिंक में कर सकते हैं, दाब जैसी ऊंचाई बढ़ने पर हमारे शरीर में सांस लेने में कमी आती है जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं, वो हेनरी लॉ के एग्जाम्पल हैं या एप्लीकेशन हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि जैसे कोई भी जो लिक्विड है, अब लिक्विड में जो गैस घुलती है ना, गैस का जो घुलना होता है उसे हम एक टेम्परेचर द्वारा ज्ञात करते हैं। कैसे टेम्परेचर उसका ज्ञात करें, तो उसके लिए एक समीकरण होता है जिसे बोलते हैं क्लाउसियस समीकरण। क्लाउसियस समीकरण क्या कहता है भैया, क्लाउसियस समीकरण कहता है कि जो प्रेशर है log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपर अपॉन 2.303 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे बोलते हैं भाई साहब क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है भैया वेपर प्रेशर पे। देखो जो T1 है, T1 टेम्परेचर पर P1 प्रेशर है और T2 टेम्परेचर पर P2 प्रेशर है, ये आप याद रखोगे। ये वेपोराइजेशन देगा डेल्टा H, वाष्पन की ऊष्मा वो आपको देगा, और 2.303 कांस्टेंट है इसमें। T1 देगा आपको, T2 देगा और P1 की वैल्यू देगा तो P2 पूछ लेगा, और P2 की वैल्यू देगा तो P1 पूछ लेगा। इसे आप याद रखोगे क्लॉसियस समीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लैपिरॉन नहीं बोलते, इसका दूसरा होता है वो क्लॉसियस समीकरण बोलते हैं इसको। अब मैं बात करता हूं आपके सामने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं राउल्ट्स लॉ समझाता हूं आपको। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ की बात करें हम तो राउल्ट्स लॉ समझेंगे आप एक बार। तो देखो राउल्ट्स लॉ जो वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब जो वेपर प्रेशर है, तो वेपर आपने कभी बनती हुई देखी, वेपर की यहाँ बात करूं मैं
तो वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी? तो वेपर की जो बनेगी वो बनेगी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अगर जो मॉलिक्यूल हैं उनके मध्य इंटरेक्शन अच्छा होगा, इंटरेक्शन अच्छा होगा तो वेपर क्या कम बनती है, क्योंकि दोनों के बॉन्डों को तोड़ने के लिए एनर्जी की हाई एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिससे उनकी क्या वेपर बनेगी। तो जो जितना ज़्यादा उनमें बॉन्ड का जैसे फॉर्मेशन होगा, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो उसकी क्या वेपर कम बनती है। और जिसकी वेपर कम ज़्यादा किसकी बनेगी? ज़्यादा उसकी बनेगी जिसमें दोनों के जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों के मध्य इंटरेक्शन कम है, तो उनकी वेपर क्या सबसे ज़्यादा बनती है। ये आप याद रखोगे। अब जो वाष्पशील होते हैं ना, वाष्पशील, इसको मैं दूसरी टर्म लेता हूँ। एक तो होते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल सॉल्यूशन होंगे उनकी क्या वेपर सबसे ज़्यादा बनेगी, और जो नॉन वोलेटाइल होंगे उनकी क्या वेपर कम से कम बनेगी। ये आपको याद रखना है। तो मैं बात करता हूँ राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है भैया? राउल्ट्स लॉ ये मॉडिफिकेशन है हेनरीज लॉ का। ये होता है दो सॉल्यूशन के लिए यूज होता है भैया। एक होता है वोलेटाइल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या होगा? इसको बोलते हैं वाष्पशील द्रव, इसको बोलते हैं नॉन अवाष्पशील द्रव। अवाष्पशील द्रव में क्या होगा कि देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें किसी भी किसी भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होती है? वेपर बनने की, वेपर जो बनेगी वो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगी। तो जैसे मैं पर्टिकुलर कंपोनेंट ले रहा हूँ, एक कोई सॉल्यूशन है, हमारे जो पार्ट है केमिस्ट्री का, जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, उसमें हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे भैया, क्योंकि दो, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा। तो जैसे देखो मुझे निकालना है एक कंपोनेंट का, जैसे पीए का निकालना है, तो पीए समानुपाती एक्स ए। एक कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो उसकी उस कंपोनेंट पड़ा है जैसे, तो उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर समानुपाती होगा। अब इसको मैं हटाऊं, इसको जो ये है समानुपाती, समानुपाती का जो चिन्ह है इसको मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट का यूज करूंगा। कांस्टेंट का यूज करते मैं जैसे ले लूंगा पी नॉट ए और एक्स ए। ये क्या है? शुद्ध अवस्था में प्योर जो फॉर्म होती है ना सॉल्यूशन की, उसमें वेपर प्रेशर है, और ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, अगर मैं सॉल्यूट मान रहा हूँ इसको। अगर इसके बाद में दूसरा कंपोनेंट है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हमारे काम आने वाले हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में जैसे पी भी है, तो ये जो प्रेशर है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। अगर मैं इसको भी हटाता हूँ तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ये इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा। अगर मैं टोटल प्रेशर निकालना है मेरे को सॉल्यूशन का, ये तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का हो गया, एक सॉल्यूट मान लो, एक सॉल्वेंट मान लो, इसमें कोई भी डिस्क्राइब नहीं है। तो आप देखेंगे टोटल निकालना है मेरे को, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। तो ये है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपको याद रखना है टोटल प्रेशर। अगर मेरे को देखो आगे मैं बात करूंगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात करूंगा। आप पहले वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए यहाँ तक प्रेशर ज्ञात कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या होगा?